Hi everyone and welcome to another episode of Mahanas Wiki Rap. As always, I've got our Chief Investment Officer Mubashir Zubairi with us. इस वीक काफ़ी टॉपिक्स हैं, there's a lot to discuss, तो let's dive right in. अच्छा मुबशिर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये होगा कि सीज फायर हो गया है डोनाल्ड ट्रम्प, जिस तरह हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था कि दिस वॉज एक्सपेक्टेड, बट मार्केट में पंप नहीं आया. मार्केट उल्टा हैज गॉन डाउन आफ्टर द सीज फायर. अगर हम वीक टू डेट बात करें तो वी आर डाउन ऑलमोस्ट -2%. तो मार्केट को क्या पता है जो हमें नहीं पता? व्हाई इज इट नॉट गोइंग अप? और बिल्कुल जहन ऐसी है, बट इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि मार्केट परफॉर्म्स ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड बिट ऑफ सेंटिमेंट. वीक टू डेट तो आपने हाईलाइट किया कि वी आर डाउन 2%, बट आपने ये हाईलाइट नहीं किया दैट मंथ टू डेट वी आर स्टिल अप 15%. सो उसका कोर फैक्टर ये है कि ऑलरेडी टू अ ग्रेट एक्सटेंट सीज फायर या जो डी एस्केलेशन वॉज प्राइस्ड इन. उसकी सेकंड बात ये हो गई कि आप अगर हम प्री वॉर से इंडेक्स देखें ना, तो एट 175 जो हमने रिसेंट हाई हिट किया है इन अप्रैल, बिफोर द वॉर स्टार्टेड और द स्ट्राइक फर्स्ट स्ट्राइक ऑन 28 Feb, इंडेक्स वाज बिलो दिस लेवल. इट वाज 167. सो वी आर फार अबव, आई वुड से बाय अबाउट 3 to 5%. हम उस लेवल से ऑलरेडी ऊपर आ चुके हैं. तो मार्केट वाज ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग कि वो डी एस्केलेशन हो गई है, ऑयल प्राइस नीचे आ जाएंगी एंड चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी. हाउएवर, बिकॉज द स्टेक्स आर हाई, जिस तरह का ये मैटर ऑलरेडी चल रहा है, तो इट इज ऑब्वियसली फार फ्रॉम डन. देयर आर नेगोशिएशंस ऑनगोइंग फ्रॉम बोथ साइड्स. देयर आर टॉक्स एंड थोड़ा सा जो मैटर्स हैं वो स्टिल बीइंग डिस्कस्ड. तो मार्केट विल कंटिन्यू टू फॉलो व्हाट द हेडलाइन लुक्स लाइक. अगर आप ऑयल प्राइसेस देखें, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि ऑयल प्राइस इज द सिंगल इंडिकेटर इन दिस टू सी वेयर थिंग्स आर गोइंग. अभी भी ऑयल प्राइस आर बैक टू 102 से ब्रेंट ट्रेड कर रहा है रफली. यस, अगर हम लास्ट वीक जब हम कर रहे थे तो अराउंड ऑयल वाज एट $85-90 एंड फ्राइडे को इट क्लोज्ड एट 81. ठीक है, तो कंसिडरिंग दैट आप देखें तो आई वुड से कि अब वो दोबारा ऊपर आ गए. सो बिकॉज सीज फायर जो है 22nd तक था, देन इट गॉट एक्सटेंडेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग दैट्स अनसर्टेन. एंड अभी तक कोई निगोशिएशंस का सेकंड राउंड इज एक्सपेक्टेड, बट इट्स नॉट डिसाइडेड व्हेन. बिल्कुल कुछ नहीं पता. कभी सुनने में आता है जेडी वेंस आ रहे हैं, कभी सुनने में आता है नहीं आ रहे. ईरानियन साइड पे भी यही है, ज़्यादातर तो कहते हैं वो नहीं आ रहे, बट कहीं से खबर आ जाती है कि वो आ रहे हैं. तो व्हाट्स योर रीड ऑन दिस सिचुएशन? आपको क्या लगता है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन? क्योंकि अगर सीज फायर एक्सटेंड हो गया, इसका यही मतलब रखता है कि अब फिर से जंग नहीं स्टार्ट करनी है. देखें, फ्रॉम अगर हम इसको देखें तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि यूएस वांट्स आउट इन दिस एंटायर कॉन्फ्लिक्ट. They probably do, but do they have the ultimate authority, or is that authority with Israel? ये हमें देखना पड़ेगा. और या इस पे we cannot really take a bet कि ultimately what the other parties also want. ठीक है. दूसरी बात ये हो गई कि यूएस इज ट्राइंग, और या उन्होंने जो सीज फायर एक्सटेंड करा है, दे आर ट्राइंग टू एक्सटेंड द जेस्चर ऑफ गुडविल फॉर टाइम बीइंग कि बस आप नेगोशिएशन करें, वी आर विलिंग टू शो देयर विलिंगनेस. अपेरेंटली जो रिपोर्ट्स आ रही हैं दैट दे हैव नॉट also publicly announced, but they have also kind of eased the blockade of Hormuz, state of Hormuz का blockade भी ease करा है ताकि negotiation का वे दोबारा start हो. From Iranian side अगर आप देखें, it's obviously because of उनके जो negotiating terms हैं या जो उनकी ask है compared to what US has asked, because that is differing. They are trying to bargain और negotiate के क्या चीज़ों पे settlement हो सकती है. So I would say कि it is difficult to say what each of them is thinking, but apparently there is a high resolve कि हम इस मैटर को क्लोज करें या negotiate करके without giving up on a lot of our demands. Both sides want that. देखो, आप ट्रम्प की ट्वीट्स भी अगर एनालाइज करें तो पहले तो गालियां देने तक आ गए थे टू द ईरानियन लीडरशिप. उसके बाद ये भी बोला कि वी विल सेंड देम टू द स्टोन एज. बट अब
उन्होंने बोला कि कुछ प्रिजनर्स हैं, आप उन्हें एग्जीक्यूट ना करें, रिलीज कर दें। उसके बाद ट्रंप ने ट्वीट की कि ईरानियन लीडरशिप का थैंक किया इवन कि उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया है या रिलीज कर दिया। तो एक थोड़ा सा अब ट्रंप की जो लैंग्वेज वो भी सॉफ्ट होती जा रही है। तो अब लग रहा है कि फिर से जंग नहीं स्टार्ट होनी, या तो ऐसी रहा है, होगा क्या, गॉड नोस। अच्छा मुबशिर, अगर मैं विद इन द रीजन रह के ही बात करूं तो अभी तक तो हमने यही देखा कि पाकिस्तान जैसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही डॉलर्स की ज़रूरत रहती है और हम इधर उधर से मांग लेते हैं। बट यूएई जैसा कंट्री जिसके 300 बिलियन डॉलर्स प्लस के रिजर्व्स हैं, हमारे पास अभी 14 बिलियन के, वो भी मांगे तांगे हुए। तो ऐसे कंट्री को क्यों इस वक्त यूएसए से डॉलर्स मांगने की ज़रूरत पड़ रही है? ऐसा क्या नौबत आ गई? बिल्कुल जैन, ये काफ़ी मिसकंसेप्शन है। मैं बोलूँगा कि लोग उसको इस तरह समझ रहे कि जो है वो यूएई डिफॉल्ट होने जा रहा है या कोई कंसर्न्स अराउंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ ऑफ यूएई, बट दैट इज़ नॉट द फैक्ट। बात यह है कि हमें ये समझना होगा कि गल्फ रीजन में मेजॉरिटी कंट्रीज की करेंसी जो है वो डॉलर के अगेंस्ट पेग्ड है। तो पेट्रो डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि आप ऑयल डॉलर में सेल करते हैं और उसी के अगेंस्ट अपनी करेंसी पैक कर लेते हैं एंड उसी में आपके एसेट्स बिल्ड होते रहते हैं गोइंग बैक इनटू द यूएस ट्रेजरीज। तो क्योंकि करेंसीज पेग्ड हैं, अब यहाँ पे इनके पास सबके पास साइजेबल डॉलर रिजर्व्स ऑन टू बैक देयर करेंसीज एग्जिस्ट करते हैं। हाउएवर अब हम देखें कि विद द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट हैज बीन इम्पैक्टेड एंड ऑयल की आउटपुट अफेक्ट होना एंड आप कह सकते हैं ये कार्गोज अफेक्ट होने की वजह से अब बिट ऑफ कैश फ्लोज और जो वो अफेक्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनमें प्रेशर इस तरह आता है कि वो उन्होंने करेंसी स्वैप मांगा है विद यूएस जस्ट टू सपोर्ट देयर पेमेंट्स एंड ऑन गोइंग, ताकि उनको एग्जिस्टिंग अपने रिजर्व में से ड्रॉ डाउन ना करना पड़े। अगर स्वैप की बात सकें तो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ लोन। थोड़े टाइम की यूएस डॉलर्स ले लेंगे और उन्हें अपने दिरहम दे देंगे और थोड़े टाइम बाद दिरहम वापस ले लेंगे और यूएस डॉलर्स दे देंगे। क्योंकि मेरे ख्याल से उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, क्योंकि हॉर्मोन्स बंद है तो काफ़ी उस पर भी असर पड़ा होगा। बाकी यूएई की अगर बात करें तो टूरिज्म भी उनकी काफ़ी, जब बॉम्ब गिर रहे हैं तो कोई टूरिस्ट आने से रहा तो उससे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ा होगा। बट अगर एक और डेटा पॉइंट मैं शेयर करूं, आफ्टर 2020 पहली दफ़ा यूएई की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है, वो भी 6% का डिक्लाइन। तो सब चीज़ ठीक है तो है नहीं, कुछ तो है कि मतलब हर चीज़ उनकी इकोनॉमी में, मुझे कंपनीज में मेरे जो रिलेटिव्स हैं या फ्रेंड्स एंड फैमिली है वहाँ ले ऑफ भी काफ़ी हो रहा है। तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट? देखें डेफिनेटली एक इकोनॉमी जो है अगर उसकी कोई फाउंडेशन होती है ना, कुछ आप कह सकते हैं टूरिज्म पे चल रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट पे चल रही है, ऑयल एक्सपोर्ट पे चल रही है, तो और एक परसेप्शन है या एक जो है आप कह सकते हैं एक आप चीज सेल करते हैं विच इज सेफ हेवन फॉर एवरीवन अराउंड द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट एंड विजिट एंड स्टे एंड रिजाइड इन यूएई। तो वो जो फाउंडेशन है वो जरूर थोड़ी सी शेक जरूर हुई है ड्यूरिंग दिस एंटायर एपिसोड, क्योंकि आपका एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट हुआ। उस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से या आपकी जो ट्रेड रूट्स हैं, शिप के रूट्स हैं वो अफेक्ट हुए, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट्स अफेक्ट हुई, ट्रेड अफेक्ट हुआ। अदर देन दैट अगर आप देखें तो आपकी टूरिज्म अफेक्ट हुई बिकॉज ऑफ दी सेफ्टी या आप कंसर्न्स आप कह सकते हैं, क्योंकि वेस्ट से बहुत सारे जो है टूरिस्ट भी आते थे एंड दे आर मोर लाइक बहुत रिजर्व्ड होते हैं, दे आर नॉट यूज्ड टू। अगर हम बोले तो वी माइट बी यूज्ड टू इट, हम बोलते कि ठीक है कोई टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई तो हम चले जाते कि आप खैर हो गई, बट इन टर्म्स ऑफ वेस्ट डेफिनेटली दे अवॉइडेड। तो टूरिज्म के फ्लोज आपके अफेक्ट हो गए एंड दैट इज द सेम प्रीमाइस ऑन व्हिच द प्रॉपर्टी मार्केट यूज्ड टू बूम इन यूएई बिकॉज ऑफ सेफ करेंसी, stronger economy due to oil and reinvestment going into the economy। आपने पूरा इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया एंड बाहर से इन्वेस्टमेंट आती थी। तो अब क्योंकि जब लोगों को एक प्रीमाइस है कि वो इट इज़ नॉट सेफ एनी मोर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो वहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट करना कम शुरू कर दिया।
या लोगों ने दे ट्राई टू सेल, जिसने अभी रिसेंटली देखें, इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट होल्डिंग पावर। जैसे वॉलेटिलिटी आती है रियल एस्टेट में रिलेटिवली कम आती है, दीज आर ब्लैक स्वॉन इवेंट। जब आपकी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, या यू विल नॉट हैव अ बायर एट दिस पॉइंट हु विल वांट टू इन्वेस्ट इन यूएई, बट यू विल हैव मोर सेलर्स which can create a downward pressure. So that is something that we have seen, and I would not say it's a structural flaw or it is going to remain in the long run, as long as things return to normal या back to how things were before the war situation. बट एक बहुत बड़ा टेरिस भी मौजूद है, $270 बिलियन के रिजर्व्स हैं मान लिया, बट अगर दिस कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑन, डॉलर्स को कब तक बेचेंगे अपनी करेंसी पैक रखने के, या मतलब अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली स्ट्रॉन्ग रखने के। पाकिस्तान ने भी कोशिश की थी अंडर इसाक डार आई बिलीव, और जैसे वो पैक टूटा हमारी करेंसी 100 रुपए से 300 रुपए पे आ गई। तो इफ दिस कॉन्फ्लिक्ट गोज ऑन, या ना करे ऐसा हो, बट इफ दिस हैपेंस तो फिर तो काफ़ी टफ टाइम्स हैं। देखिए, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम 2015 टू 2016-17 वाला टाइम था जब ऑयल प्राइसेस अपने रिकॉर्ड लो पे या डेकेड लो पे चली गई थी। मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ट्रेडिंग ऑन बीच में, आई थिंक द लो वाज ऑफ $20 पर बैरल। At that point in time, these economies were not making money. अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो आज भी सऊदी अरेबिया इज a largest oil producer and exporter, but उसके पास जो है 44 बिलियन का डेफिसिट है। ठीक है, तो वो डेफिसिट होने की वजह से डेफिसिट एक एट सर्टेन एवरेज प्राइस जो है वो ब्रेक इवन करता है, विच इज मोर देन $50-60। तो बैक इन दोज डेज भी बड़ी बात हुई थी कि ये जो है इनको अपना पैग हटाना पड़ेगा करेंसी पे, बट दिस सर्वाइव दैट। तो आई वुड नॉट से कि मतलब आई वुड थिंक कि ये इतना मेजर रिस्क एज ऑफ नाउ नहीं है, प्रोवाइडेड ये प्रोलॉन्ग बहुत नहीं होती, क्योंकि इफेक्टिवली अभी तो फ्लो ऑफ ऑयल अफेक्ट हुआ है, बट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग दे आर बेटर ऑफ, प्रोवाइडेड कि ट्रेड दोबारा स्टार्ट हो जाती है तो दे आर समवॉट बेटर ऑफ, क्योंकि ऑयल इज अ कमोडिटी जिसकी रियल डिमांड हमने पिछले कुछ सालों में नहीं देखी। ग्रोथ वो फ्लैटिश रही है, बट जो ये आपकी ओवर सप्लाई और सप्लाई, कभी ओवर सप्लाई होती है तो प्राइसेस नीचे आ जाती हैं, एंड उसको सप्लाई को ओपेक कंट्रोल करता है, ओपेक प्लस कंट्रोल करता है, तो प्राइसेस मैनेज करके 65-70 की रेंज में लाते हैं। सो देयर इज अ सप्लाई ग्लट विच इज बिकॉज डिमांड इज नॉट इंक्रीजिंग। However, हमें लगता है कि ये ऑयल प्राइसेस को मैनेज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, बट लेट्स सी। आई थिंक द रिस्क मतलब उस तरह का रिस्क नहीं है कि इनको पैग अभी ब्रेक करना पड़े। ओके, रेमिटेंस पे इन द कमिंग मंथ्स आप इफेक्ट देखते हैं इस चीज़ का या नहीं देखते? रेमिटेंसेस पे आई थिंक आवर एस्टिमेट इज अबाउट 5-10% ऑफ Gulf remittances can get affected in the short to medium term. By short to medium term, I mean about 3 months, so 3 months से 1 साल 1.5 साल के उसमें जो इफेक्ट हमें लग रहा है 5-10% का। सो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर बोलूँ या इम्पैक्ट कितना होगा, तो $21 बिलियन की रेमिटेंसेज हैं जो कि गल्फ कंट्रीज से आते हैं, विच इंक्लूड सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर एंड सो ऑन। तो ये जो 21 बिलियन है, इस पे आप कह सकते हैं इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का इफेक्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि एक इकोनॉमिक हालात की वजह से, या आप कह सकते हैं इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी तो अफेक्ट होती है। अब जब आप प्रॉपर्टी प्राइसेस की आपने बात की कि यूएई का प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स नीचे आ गया है, विच मीन्स पीपल वुड शाई अवे फ्रॉम इन्वेस्टिंग, डेवलपर्स वुड शाई अवे फ्रॉम न्यू प्रोजेक्ट्स, which means demand for labor might go down, labor market expand नहीं होगी, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, एक साइकिल शुरू हो जाएगा। तो अगर 5% होती है तो वी एक्सपेक्ट के साल का $1 बिलियन वहाँ से इफेक्ट होना शुरू होगा, और समथिंग लाइक दैट। ये पाकिस्तान की फायदा हो सकता है, क्योंकि काफी लोगों ने जहाँ वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, क्या होता है वो कैपिटल ही वापस ही आए अपना। इट इज़ पॉसिबल, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। और आई थिंक हम रिसेंटली हमने देखा है कि कराची में प्रॉपर्टी प्राइसेस हैव स्टार्टेड मूविंग अप, and it has something to do with fiscal policy regarding the real estate sector as well. Taxation से related भी rumors चल रहे हैं, but it would also be कि जो लोग पहले बाहर इन्वेस्ट करते थे, they would now not invest abroad, they might explore local real estate opportunities. बिल्कुल, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स से बात करूं, आपको नहीं लगता थोड़ा से रिस्क बढ़ गए
फॉर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तानी मार्केट्स, क्योंकि देखें पहले हमारे पास हमने कुछ पैसे यूएई से लिए थे, कुछ सऊदीया से, कुछ चाइना से, अब ज़्यादातर पैसे हमने सऊदीया से लिए हुए हैं। जिस तरह यूएई ने वापस मांगे, अगर सऊदीया वापस मांग लेता है तो 30-40% आपके रिजर्व्स तो गए। देखिए कंसंट्रेशन रिस्क तो हर उसमें होता है, बट हाउएवर हमें ये एवेल्यूएट करना पड़ता है कि वो रिस्क अब इन टर्म्स ऑफ सऊदी कॉन्टेक्स्ट, यूएई के कॉन्टेक्स्ट में भी 3.5 बिलियन अमाउंट कोई ज़्यादा नहीं थी और मीनिंगफुल नहीं थी। 22% ऑफ आवर रिजर्व्स एटलीस्ट फॉर यूएई, फ्रॉम यूएई पर्सपेक्टिव। ऐसा नहीं है कि इट वाज अ डू और डाई फॉर देम कि अगर वो पैसे नहीं हमारे लिए था, उनकी ये नहीं था हमारे लिए। तो एग्जैक्टली, बट इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई वुड से कि मेरा ख्याल है वो रिस्क रहेगा, बट इट इज कि आप जो है डिप्लोमेटिकली उसको किस तरह मैनेज करते हैं, दैट इज समथिंग दैट हैज टू बी मैनेज डिप्लोमेटिकली। अभी हमने इस वजह से मैनेज नहीं करा क्योंकि कुछ रीजन में मामला इस तरह चल रहे थे, एंड लास्ट बिकॉज ऑफ some differences between Saudi Arabia and UAE between on साउथ सूडान की जो पॉलिसी थी बिटवीन देम, उसमें डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से एक आपका होती है एक अलाइनमेंट सऊदी की तरफ ज़्यादा है तो यूएई से डिस्टेंस बढ़ गया था। तो वो चीज़ उसका इफेक्ट ज़्यादा हुआ है। इन केस ऑफ सऊदी प्रॉब्ली आई थिंक अब हमने क्योंकि उनकी एयर बेसिस का भी कंट्रोल संभाला है इन the eastern province, I think वहाँ पे मेरा ख्याल है रिस्क कम है। अच्छा मुबश्शिर, अगर आप एक और चीज़ नोटिस करें कि 11 IPOs प्लान हैं दिस फाइनेंशियल ईयर, काफ़ी हो गए और काफ़ी होने वाले हैं। अगर हम लास्ट 4 to 5 years देखें तो काफ़ी IPOs हमें इक्का दुक्का ही नज़र आए, ज़्यादा कंपनी से IPO ये नहीं। शायद इसकी ये वजह है कि जब मार्केट में वैल्यूएशन ये होती है, मल्टीपल कम पे ट्रेड कर रहे होते हैं शेयर्स, तो लोग अवॉइड करते हैं अपनी कंपनीज लिस्ट करना क्योंकि अपने शेयर्स के एवज उन्हें कम पैसे मिलेंगे, क्योंकि अब वैल्यूएशंस हिस्टोरिकल एवरेजेस पे आ गई हैं, तो शायद अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे अगेंस्ट देयर शेयर्स। मगर इसका एक और साइन भी होता है कि अगर बहुत सारे IPOs हो रहे हैं, मतलब या तो मार्केट ओवर वैल्यूड है या तो जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें नहीं लगता कि मार्केट ने और ऊपर जाना है। और अगर आप पिछले साल के IPOs देखें, मैं नाम ले लेता हूँ, ज़रिया लिमिटेड और BF एग्रो, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। बट जो अभी रिसेंट IPOs हुए हैं विद इन पास्ट 2 to 3 months या इवन 6 months, उन्होंने काफ़ी खास अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं दिए। इसकी क्या वजह? पहले इसमें दो एस्पेक्ट्स। आपने पहले बात की कि मार्केट वैल्यूएशंस मैच्योर हो गई हैं या नहीं, एंड उसकी वजह से पार्टिसिपेशन है। तो आई वुड नॉट से कि मार्केट वैल्यूएशन मैच्योर हो गई हैं तभी पार्टिसिपेशन या IPOs बढ़ते जा रहे हैं, बट डेफिनेटली इट हैज़ टू डू विद हाउ द मार्केट हैज़ बिहेव्ड इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स और ईयर्स। रिसेंट क्वार्टर्स की बात करें तो क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेशन जनरली बढ़ी है, देयर आर मोर वॉल्यूम, वैल्यू ट्रेडेड बढ़ती गई है, एंड वी हैव काइंड ऑफ रिवर्टेड टू फ्रॉम डिप्रेस्ड वैल्यूएशन टू normalized or long term average valuation। तो यहाँ पे it makes more sense for companies to raise capital through the equity market, जो कि globally होता है। एट 3 times P अगर कोई कंपनी लिस्ट होने आएगी जब मार्केट वैल्यूएशन 3 times होगा तो एट बेस्ट the IPO will get subscribed at 5 times P। तब लोग 3 times अर्निंग पे कंपनी नहीं खरीदे तो कोई नई कंपनी 5 times पे भी नहीं खरीदेगा, एंड दैट इज वन रीजन IPOs डिले होते थे। अब मार्केट कंडीशंस बेहतर होने की वजह से IPOs आ रहे हैं। हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि वो वैल्यूएशन इज पीक वैल्यूएशन या यहाँ से ग्रोथ नहीं है, क्योंकि लॉट ऑफ द कंपनीज दैट गेट लिस्टेड इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस या आप कह लें कि जो नॉर्मलाइज वैल्यूएशन के टाइम पे उनमें पॉजिटिव ग्रोथ बिल्कुल आती है, बट दैट इज जस्ट अ वे फॉर कंपनीज टू रेज कैपिटल। क्योंकि जब कैपिटल जब कंपनी डिसीजन लेती है तो दे हैव 2 ऑप्शंस, एक होता है या तो डेट के थ्रू करे या इक्विटी के थ्रू करे। डेट में ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन कंसिडरेशंस, दे नीड कोलैटरल टू रेज डेट, कॉस्ट ऑफ डेट कितनी बढ़ रही है, कोलैटरलाइज करना पड़ता है, एंड सो ऑन। एंड सम केसेस जब कंपनी एक्सपेंशन फेज में जा रही होती है तो उनके पास कोलैटरलाइजेशन की लिमिट कम होती है, एसेट्स कम होते हैं कि उसको किस तरह से दे कैन ओनली बोरो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, वेयर इन टर्म्स ऑफ इक्विटी आप फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स के लिए आप इक्विटी रेज करना ज्यादा आसान होता है रिलेटिव टू डेट, क्योंकि कैश फ्लोज नहीं होते एट दैट टाइम। बिल्कुल, पाकिस्तान में अगर आप प्राइवेट सेक्टर की लैंडिंग देखें, हम अभी जो रिसेंट बैंकिंग रिजल्ट्स हैं, हम इससे पहले बात भी कर रहे थे, जो
लोन बुक है वो स्क्वीज हो गई, या तो अब बैंक्स देना भी नहीं चाह रहे ज़्यादा लोन, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन से अब रिस्क ज़्यादा है। मेरे ख्याल से बैंक्स हेजिटेंट है तो उन्हें और मुश्किल हो जाती है टू एक्सेस दी डेट बेस्ड कैपिटल मार्केट। बिल्कुल, ये है कि जो ग्रोइंग फेज में कंपनीज होती है ना, दे ऑलवेज फेस चैलेंजेस, स्पेशली इफ दे आर नॉट द जायंट्स विद इन देयर ओन इंडस्ट्री। अभी जो हमने रीसेंट लिस्टिंग्स देखी है, जैसे आपने बताया, दे आर ऑल इन द ग्रोथ फेज, या यू नो छोटे आईपीओ, छोटे आईपीओज हैं रिलेटिव टू द एग्जिस्टिंग बेस और एग्जिस्टिंग कंपनीज दैट वी हैव। बट इट इज़ वेरी इनकरेजिंग, आई वुड से, कि हम देख रहे हैं कि नए सेक्टर में से रिप्रेजेंटेशन आ रही है। जैसे आप कह लेंगे एग्रो प्रोडक्ट्स की आपने बात की, डेयरी की आपने बात की, वहाँ पे आपको ग्रोथ में या आपको लिस्टिंग का तो इन्वेस्टर्स को वो सेक्टर एक्सपोजर मिलता है। उसके अलावा हमने पहले बात की तो जरिया लिमिटेड आपने मेंशन किया, तो दैट इज मोर लाइक अ B2B टेक प्लेटफॉर्म जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, वो था। तो उसका अलग, यू डोंट हैव अ सिमिलर कंपनी लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज फॉर दैट। तो वो उसकी वजह से थोड़ा सा एक होता है वैल्यू या प्राइस डिस्कवरी हो सकती है in terms of investor appetite होती है, people want to invest or take exposure into that sector and so on। तो ये factors है, मेरा ख्याल है। I would not say, जैसे आपने बात की कि वैल्यूएशन पीक होने का सिग्नल तो नहीं, अगर 11 आईपीओ रहा है, आई वुड डिसएग्री विद दैट। बट देयर इज अ कोरिलेशन ना, मतलब पिछले चंद सालों में तो इतने आईपीओस नहीं देखने उसकी कोरिलेशन तो बेसिक तो ये कि मार्केट सेंटिमेंट अगर अच्छा होगा तो वैल्यूएशन नॉर्मल होंगी, तो मोर एंड मोर पीपल विल बी इनकरेज्ड टू लिस्ट। अगर मार्केट डिप्रेस्ड होगी एंड सेंटिमेंट इज रिस्क ऑफ बिल्कुल नेगेटिव सेंटिमेंट है टुवर्ड्स द इक्विटी मार्केट, देन डेफिनेटली नो वन विल वांट टू गो फॉर द लिस्टिंग प्रोसेस। ओके, अच्छा, अगर हम मार्केट की बात कर ही रहे हैं तो कुछ सेक्टर्स आप बता सकते हैं कि इस जंग के दौरान जिन्होंने ज्यादा बीटिंग की, मतलब वो रिलेटिव टू देयर साइज वो कम ज्यादा नीचे आ गया, और कुछ योग है जो रिलेटिव टू देयर साइज इतना उन्होंने बीटिंग डाउन नहीं की। आप कुछ ऐसे चंद सेक्टर्स लिस्ट डाउन कर सकते हैं? बिल्कुल, मेरा ख्याल है अगर हम पिछले 2 महीने का डेटा देखें तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, सीमेंट सेक्टर ने काफ़ी करेक्शन ली थी रिलेटिव टू इंडेक्स। ऑन एवरेज 50% 40% की करेक्शन आ चुकी थी, मेनली बिकॉज इट इज़ अ सिक्लिकल ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर। और जहाँ पे स्लो डाउन आए या आप इन्फ्लेशन रेट रिवर्सल की बात करें तो ये सिक्लिकल सेक्टर इफेक्ट होता है। उसके अलावा हमने टू सर्टेन एक्सटेंट, बहुत सिग्निफिकेंटली, बैंक्स में हमने करेक्शन देखी रिलेटिवली, और वो इस रीजन पे कि आपका इंटरेस्ट रेट साइकिल रिवर्स होगा तो क्या मार्क टू मार्केट आपकी जो लोन बुक है या आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उन पे इफेक्ट आता है, उन पे हिट पड़ती है। डिपेंडिंग ऑन हाउ ईच बैंक इज पोजीशन वो इफेक्ट आता है। फर्टिलाइजर के हमने अभी रीसेंट रिजल्ट्स, क्योंकि वी आर इन द मिडल ऑफ द रिजल्ट सीजन, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो वी आल्सो सॉ कि कुछ जैसे ई-फर्ट का रिजल्ट आया विच वाज नॉट टेकन वेरी पॉजिटिवली बाय द मार्केट, तो वो कुछ 6-6.5% करेक्ट हुआ है इन द लास्ट 10 डेज। बिल्कुल, इस फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करूँ तो बांग्लादेश में से 5 में से 4 फैक्ट्रीज फर्टिलाइजर की बंद है, क्योंकि मेरे ख्याल से यूरिया नेचुरल गैस से बनता है और नेचुरल गैस आ नहीं रही है फ्रॉम कतर। बिल्कुल ऐसे ही है, जो यूरिया का मेन रॉ मटेरियल फीड स्टॉक जो होता है दैट इज नेचुरल गैस, एंड कतर इज द LNG सप्लाई टू बांग्लादेश एज वेल, जिसको चैलेंजेस आए थे एंड दे फोर्स मेजोर उन्होंने कॉल कर दिया था। सो बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक बांग्लादेश में प्रॉब्लम है। हाउएवर इन टर्म्स ऑफ आवर फर्टिलाइजर सेक्टर हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे जो fertilizer plants and they are dependent on local gas supply, and they are mostly providing or supplying to the domestic economy, so it is more like a demand supply equilibrium है in our economy, जिसकी वजह से कोई बहुत external risk का effect नहीं है। but फार्म इकोनॉमिक्स हो गई या आप कह सकते हैं फार्मर की बाइंग पावर, वो जरूर अफेक्ट करती है। बिल्कुल, अगर मार्केट 190,000 पे फिर से पहुंचती है तो आपको लगता है कि सिक्लिकल इज वेरी परफॉर्म मोर देन द मार्केट इटसेल्फ?
I think so, yes. To certain extent, depending on how things are. अब वो किस सिचुएशन में 190,000 जाती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो है दोबारा चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं, एंड देन डेफिनेटली इसमें एक और चीज़ मैं हाईलाइट करूँगा कि अगर ऑयल एंड गैस सेक्टर को स्पेसिफिकली देखें तो दैट इज़ प्रॉब्ली विदाउट द डिवैल्यूएशन, दैट इज़ प्रॉब्ली दी वन ऑफ द ओनली सेक्टर्स राइट नाउ जिसकी अर्निंग एक्सपेंशन हो रही है बिकॉज ऑफ हायर ऑयल प्राइसेस, जो कि इन्वेस्टर्स शायद टू सम एक्सटेंट उस पर इतना रिएक्शन नहीं आया है, बट हम ये देख सकते हैं कि वो करेक्ट भी इतना नहीं हो रहा, मेनली बिकॉज कि उसकी अर्निंग रेजिलिएंट है विद द क्राइसिस दैट इज ऑनगोइंग। हयात अगर बेहतर होते हैं तो और उनकी रिजल्ट्स अच्छा तो मे बी कुछ अच्छा एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज सेक्टर इन फोकस। आपने, मुझे पता है आपने अपना करियर ही ऑटो सेक्टर के साथ स्टार्ट किया था, आप रिसर्च एनालिस्ट थे ऑन दिस सेक्टर, आपकी खास एक्सपर्टीज है, तो काफ़ी एक अच्छी न्यूज़ आ गई है फ्रॉम IMF साइड, जो लोग गाड़ियों के शौकीन हैं खास तौर पे उनकी, आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? रिसेंट जो न्यूज़ है वो इसी पे चल रही है कि IMF ने प्रपोज करा हुआ है, गवर्नमेंट को बोला है टू रिमूव ड्यूटीज एंड टैक्सेस। एक काइंड ऑफ IMF या जो भी इंटरनेशनल बॉडीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, दे फेवर और वो कहते हैं कि पॉलिसीज आप ऐसी इनेक्ट करें दे प्रमोट फ्री ट्रेड बेसिकली। तो ये जो प्रोटेक्शन हमने दी हुई थी अपने लोकल ऑटो असेंबलर्स को फॉर डेकेड्स, वो ख़त्म करने का, फेज आउट करने का IMF या बाहर से हमेशा से प्रेशर रहा है। और ये जो ऑटो पॉलिसी अभी हमारे पास जो पिछली 2021 में आई थी, दैट वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ द सेम पॉलिसी दैट वाज प्रोसेस, जिसकी वजह से हमने देखा कि EVs या नए प्लेयर्स बहुत मार्केट में आए हैं, जिसमें आपके कोरियन प्लेयर्स भी थे और आपके चाइनीज़ प्लेयर्स भी थे। अब कंसिडरिंग वेयर वी स्टैंड, आई थिंक इसमें ओवर द कोर्स डेफिनेटली जो ये टैरिफ और ये जो मेजर्स हैं, जो प्रोटेक्शनिज्म वाले मेजर्स हैं, लेट्स से ड्यूटीज एंड टैरिफ, वो फेज आउट करने की बात चल रही है, विच विल अफेक्ट लोकल असेंबलर्स या कंपेटिटिवनेस इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस बिल्कुल हो सकती है कि वो बढ़ेगी। हाउएवर अब ये देखने हैं कि वो गवर्नमेंट उसको किस तरह निगोशिएट करती है, क्योंकि एक बहुत मेजर चैलेंज है कि अगर वो बिल्कुल फेज आउट कर दे इन अ कपल ऑफ इयर्स, तो हमारा इंपोर्ट बिल पे स्ट्रेस बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो उसको एज अ लग्जरी गुड ट्रीट करके हम ड्यूटीज और वो सारी चीज़ें फिर भी रहेंगी टू सम एक्सटेंट, कि वो कस्टम ड्यूटीज जो हैं वो आप रेगुलेटरी ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी अप्लाई करते हैं ताकि आप उसको टैक्स कर सकें या कंजम्पशन उसकी डिस्करेज कर सकें। सो आई वुड से कि कुछ टैरिफ जरूर कम हो सकते हैं, बट द रेगुलेटरी ड्यूटीज एंड कस्टम ड्यूटी माइट नॉट बी फेज्ड आउट कंप्लीटली। बिल्कुल, अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट है, अभी पार्लियामेंट में भी जाएगा और मेरे ख्याल से IMF के साथ भी अभी इतना इस पर डिस्कशन नहीं हुई है, बट जो ड्राफ्ट है उसके मुताबिक जो वेटेड एवरेज टैरिफ है वो 10% से 2030 तक 6.5% पे आ जाएगा। तो यूज्ड कार पे रेगुलेटरी ड्यूटी वो 40% है, इसको 0% पे आने का एटलीस्ट व्हाट्स रिटन देयर 0% 2030 तक आ जाएगा। अब गवर्नमेंट CBU को डिस्करेज करती है, जो नॉकडाउन यूनिट्स हैं उनको इनकरेज करती है। अभी CBU पे जो ड्यूटी लगती है उस पर कोई कैप नहीं है, बट उसको 15% तक कैप करने की तजवीज़ है, तो गाड़ियाँ शायद पाकिस्तान में सस्ती हो जाए। बिल्कुल कंपेटिटिव तो देखिए हो जाएगी, एंड टू सर्टेन एक्सटेंट अगर आप देखना चाहें तो ऑलरेडी विद द करंट पॉलिसी प्राइसिंग हैज बिकम क्वाइट कंपेटिटिव। जो नए मॉडल्स आपके आ रहे हैं, फ्यू इयर्स बैक आपने मेरा नहीं ख्याल देखा होगा कि नए मॉडल SUV के विद दीज डॉलर प्राइसेस आपको 8-9 मिलियन 10 मिलियन अंडर 10 मिलियन मिलेंगे, विच इज अवेलेबल एज ऑफ नाउ। तो देयर विल बी एन एवोल्यूशन, जो ये चीज़ें होंगी, बट अगेन उसको देखने कि वो किस क्वांटम से कम होता है। आई फील कि कम्प्लीटली फेज आउट करना मुश्किल होगा, एंड दैट विल गवर्नमेंट विल फाइट फॉर इट। बिल्कुल, कंज्यूमर के लिए तो फ़ायदा है अगर ये ड्यूटीज़ नीचे आती हैं, ऑप्शंस बढ़ते हैं, गाड़ी आम आदमी की सस्ती होती है। मगर जो लोग इन्वेस्टेड हैं इन दिस सेक्टर, हमारे ETF में भी आई बिलीव साजू जो ऑटो सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसकी कुछ वेटेज है, तो इस पर आप क्या इम्पैक्ट देखते हैं? अब तो अभी हम यही देखते हैं, जो भी कंपनी कोई नई चाइनीज़ गाड़ी लेके आती है वो मतलब शूट कर जाती है प्राइस। अगर हम निशात पावर लिमिटेड, निशात
निशाद मेइस की तो शायद ओनरशिप नहीं है, निशाद पावर लिमिटेड की है, और एक और निशाद ग्रुप की कंपनी है, उनके मल्टीपल फोल्ड्स कंपनी की प्राइसेस बढ़ गई। तो ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है कि जो भी कंपनी चाइनीज गाड़ी आती है उसकी शेयर प्राइस को 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल, जैसे साजगार इज़ वन ऑफ द यूनिक स्टोरीज अगर जो हमने पिछले सालों में देखी है इन टर्म्स ऑफ प्राइस ग्रोथ। जो 50 रुपए का शेयर होता था, नाउ इज ट्रेडिंग एट 2200 2100। ठीक है, फ्रॉम अ 3-wheeler assembler, 3-wheeler manufacturer to a 4-wheeler EV player in the market and dominant one I would say। तो उसमें ज़रूर ग्रोथ आई है। आपने पहले पूछा कि फॉरवर्ड लुकिंग क्या आउटलुक होगा कंसिडरिंग ये रिस्क इन टर्म्स ऑफ टैरिफ या पॉलिसी चेंज होगा। आई वुड से ये लॉन्गर टर्म रिस्क ज़रूर रहेगा, नियर टर्म मीडियम टर्म रिस्क कम है। बट अगर आप अभी देखिए उसको इंडस मोटर्स को या एच कार को देखिए, पिछले 6 महीने में इनका तब काफ़ी जो इनके अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो भी नीचे आ गए एवरेज फॉर दिस सेक्टर। जो चाइनीज पीयर्स हैं ये तो अब साजू में ख्याल से 5 से 7 7.5 पे चला गया, मगर ये एच कार और इंडस मोटर्स ये तो नीचे आए। आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि उनकी प्रोडक्ट्स कंपेटिटिव नहीं रहे। ठीक है, अगर तो कंपनी इवॉल्व अपनी प्रोडक्ट लाइन या प्रोडक्ट रेंज को कंपेटिटिव नहीं करती, इवॉल्व नहीं करती, तो डेफिनेटली दैट इज समथिंग द बिजनेस विल गो आउट, तो उसको वैल्यूएशन मल्टीपल या प्रीमियम नहीं मिलेगा। इट इज लेस टू डू विद प्रोटेक्शनिज्म। अगर मेरी प्राइस कंपेटिटिव होगी एंड आई एम एबल टू कम्पीट विद द अदर असेंबलर्स इन द मार्केट, बीट्स साजगार कम्पीटिंग विद एनी अदर प्लेयर, लेट्स से कॉल ये निशाद ग्रुप की जो कंपनीज हैं, Hyundai मोटर्स हो गई या जेको की कार लाइन से हो गई, तो वो कंपेटिटिवनेस जरूर होनी चाहिए आपके बिजनेस के केस में। सो टैरिफ कैन ओनली प्ले, टैरिफ का जो कंपटीशन है दैट इज विद इंपोर्टेड कार्स एंड नॉट लोकल कार्स। ठीक है, वो लोकल को इंपोर्टेड से प्रोटेक्ट करता है, लोकल से तो नहीं करता। तो वो उसमें दे हैव मोर लाइक इट्स लाइक अ रेड ओशन स्ट्रेटजी इस वक्त चल रही है कि जो है बिल्कुल प्राइस वॉर सिचुएशन हो गई कि आप किया ने कार लॉन्च की एंड विद इन अ कपल ऑफ डेज दे रिड्यूस द प्राइस बिकॉज रिस्पांस वाज म्यूटेड। ओके, मंडे 27 अप्रैल को इज अनदर स्टेट बैंक पॉलिसी कमेटी मीटिंग और हमारी अगली रैप उसके बाद ही होगी। तो आपको क्या लग रहा है? क्योंकि अगर आप मार्केट में अगर फिक्स्ड इनकम मार्केट में रेट्स देखें तो जो रीवैल्यूएशन रेट्स हैं दे आर लाइक 50 बिप्स अबव पॉलिसी रेट। तो मार्केट के अगर आप नंबर्स देखें तो यही समझ आ रहा है कि होल्ड ही नजर आ रहा है हमें। आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, considering the oil prices are still trading above $100 a barrel, it is, and with the passage of time, it is becoming a very difficult कॉल आई वुड से। एंड वो इस वजह से कि पहले एक्सपेक्टेशन ये थी कि सीज फायर हो जाएगा, चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, सो ऑन सो फोर्थ, एंड अबाउट अ वीक बैक वी वर थिंकिंग कि बस अब सब चीज़ें हो गई हैं, ऑयल प्राइस नीचे आएगी, इन्फ्लेशन हमें पता है 1-2 महीने का इम्पैक्ट एंड देन थिंग्स विल नॉर्मलाइज। हाउएवर इवन दो कंसेंसस एज ऑफ नाउ सीम्स कि शायद स्टेटस को रहेगा, there is a possibility कि स्टेट बैंक preemptively hike करते। State Bank can take a preemptive rate hike of 50 pips. However, there is a market consensus कि status को होगा with the possibility of a hike in the next policy. But considering where we are 100, क्योंकि to be honest इसमें ये factor है कि this is something that rate hike से solve नहीं होगी। अगर आप rate hike कर भी देंगे तो आप inflation control नहीं कर सकते। तो because आप inflation control नहीं कर, so it will do less good than bad, right? उसका डैमेज ज़्यादा हो जाएगा। तो probably स्टेट बैंक शायद अभी उस पर रिएक्ट ना करे। बिल्कुल, और ये सेफ पेयर्स इन्वेस्टर्स की ये काफ़ी अच्छी खबर भी है कि अगर रेट्स आर नॉट गोइंग डाउन तो एटलीस्ट वहाँ पे उन्हें अच्छा रिटर्न फिक्स्ड इनकम मार्केट में, महाना श्याम में कैश फंड हो गया, ये जो रिटायरमेंट में डेट फंड है, मनी मार्केट फंड है, इसमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मगर आपने क्या पोजीशन ली है? मतलब अगर आपको लगता है कि रेट कट नहीं होगा तो आपने तो यंगर मेच्योरिटी में इन्वेस्ट ज़्यादा किया है या
shorter maturities? We are positioned more in the shorter maturity, जैसे कि हम लोग अपनी FMR में भी डिस्क्लोज करते हैं फंड मैनेजर्स रिपोर्ट में, तो वी आर टारगेटिंग शॉर्टर एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट साइकिल के आपको देखिए अपसाइड रिस्क टू रेट ज़रूर है। अब क्योंकि अपसाइड रिस्क टू रेट है तो इसमें बेहतर ये है कि शॉर्टर एंड पे ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट पोजीशन करें रादर देन गोइंग ऑन द लॉन्गर एंड, क्योंकि लॉन्गर एंड पे पोजीशन करने का मतलब ये होगा कि आप रेट ईज ऑफ होता देखने जो कि in the coming months नजर नहीं आ रहा है as of now. So we are on the shorter end of the investment cycle. चाहिए अब जो होना है वो मंडे को सबको पता चल जाएगा। अच्छा मुबश्शिर, let's move on to the most popular segment of our video, which is the educational segment. इस दफा छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया था YouTube पर, मैंने पोल पोस्ट किया था कि which topic should we cover in this segment. Number 1 option was how to pay less income tax on your salary. Number 2 option was, जिसपे सबसे ज़्यादा वोट्स आए, how does Mahana make money. The third option was what happens to your money if Mahana shuts down. तो मुबश्शिर, Mahana कैसे पैसे बनाता है? मतलब मैं अपनी अकाउंट स्टेटमेंट का ट्रांजैक्शन टैब खोलता तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा था कि Mahana मुझसे पैसे काट रहा है। तो क्या बिजनेस मॉडल है? हाउ डू यू मेक मनी? ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है और डेफिनेटली कि यहाँ पे लोगों को हम ऑप्शन अगर दें कि आप अपने टैक्सेस सेव कर लें या आप जो है अपनी फंड्स की सिक्योरिटी देख लें, बट पीपल आर मोर इंटरेस्टेड ऑन हाउ वी मेक मनी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। द कॉन्सेप्ट ऑफ महाना इज ऑब्वियसली टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी टू द इन्वेस्टर्स एंड आवर यूजर्स। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को पता हो कि एक्चुअली देयर इज़ नो हिडन चार्ज या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते एंड देन इट hits your account. When you invest in Mahana or any of the products on the platform, जब आप invest करते हैं Save Plus हो गया, Retirement हो गया और even the ETF, तो आप basically you buy into the units of a fund. जो कि लेट से यू कैन से कि वो शेयर्स की तरह आप उस फंड के हिस्सेदार बन जाते हैं। अब उसके जब आप हिस्सेदार बन जाते हैं तो आपको जो है उसकी एक यूनिट प्राइस मिलती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड द NAV पर यूनिट, कि आपने जब उसमें इन्वेस्ट करा तो उस वक्त पर यूनिट वैल्यू क्या थी। अब वो जो पर यूनिट वैल्यू होती है वो निकलती है आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द फंड्स रिटर्न जो वो जनरेट करते हैं बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो लोगों को पता होना चाहिए। आई एम श्योर पीपल हैव रेड अबाउट इट ऑन आवर वेबसाइट, इन आवर फंड मैनेजर रिपोर्ट एंड अदर सोर्सेज। तो एक रेशियो होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज टोटल एक्सपेंस रेशियो या TER। ये बताता है कि फंड की कितनी परसेंटेज जो है कॉस्ट में जाती है या इन नेट ऑफ कॉस्ट आती है। तो जब आप एक रिटर्न देखते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सेफ प्लस का अगर आप एक रिटर्न देख रहे हैं 10% और उसके TER है 1%, विच मीन्स दैट यू आर नेट यू आर गेटिंग 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ महाना कितना कमा रहा है। बट जो 1% TER इज व्हाट एक्सप्लेन्स कि महाना एक्चुअली फीस में या बाकी चीज़ों में पैसे आपके कितने जा रहे हैं। नाउ इफ TER इज 1%, तो ये मैं क्लैरिफाई करता चलूँ वो 1% इंटायरली महाना अर्न नहीं कर रहा होता एंड दैट इज़ ऑन एन एनुअलाइज बेसिस। वो जो है उसमें कुछ रेगुलेटरी फीस होती हैं, कुछ फंड ऑपरेट करने की लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस सच एज ऑडिट कॉस्ट, टैक्सेशन अगर होती है जो कि आपकी SECP रिलेटेड लेवीज होती हैं सो ऑन। तो वो लोग अक्सर जो फाइनेंशियल लिंगो होती है लेवीज क्या हैं तो इन चीज़ों में बहुत जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा बशीर, सॉरी टू कट यू ऑफ हियर, बट एक आपने FMR का जिक्र जब छेड़ ही दिया तो एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। FMR में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, मैं डिज़ाइनर से कहूँगा कहीं वीडियो में शेयर भी करे। गवर्नमेंट लेवी, मैनेजमेंट फी एंड टर्म एक्सपेंस रेशो, तो इतनी सारी फीस होती है, आखिर में कटती क्या है? देखिए मैंने वही बताया कि आपका जो रिटर्न है दैट इज नेट दैट इज व्हाट यू विल गेट। आपने आज इन्वेस्ट करा एंड बेस्ड ऑन दी, अगर आप 1 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जो एनुअलाइज रिटर्न दैट इज व्हाट यू विल गेट। उसके ऊपर कोई फर्दर डिडक्शन नहीं आता देन टैक्सेस एंड दैट हैज नथिंग टू डू विद व्हाट इज रिपोर्टेड। बट आपकी जो डिडक्शन है वो ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स हो चुकी भी होती है, क्योंकि वो जो लेवीज होती है, जो टैक्सेस होते हैं, जो मैनेजमेंट फीस होती है या कोई रेगुलेटरी फीस होती है, दैट इज ऑलरेडी बिल्ट इनटू और डिडक्टेड फ्रॉम द डेली प्रॉफिट
then passed on to you as a net return. तो जो रिटर्न आपको डिस्क्लोज किया जाता है वो नेट रिटर्न होता है और उसके ऊपर मैनेजमेंट फीस जो है वो महाना अर्न कर रही होती है ऑन मैनेजिंग द फंड। बिल्कुल, अगर मैं इन्वेस्टर्स को बताता हूँ जो फंड मैनेजर रिपोर्ट में रिटर्न्स हैं, जो हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में रिटर्न्स हैं, दोज आर नेट ऑफ फीस। जो लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा। उसके बाद जब आप पैसे निकालेंगे तो गवर्नमेंट को आपको शायद पैसे देने पड़े इन टर्म्स ऑफ विद होल्डिंग और कैपिटल गेन टैक्स, अगर हमने आपसे उसके ऊपर नहीं चार्ज करना है कुछ। और एक और आपने बात की कि उसमें हम सारे पैसे हमारे पास नहीं आते, कुछ गवर्नमेंट को जाते हैं, CDC को, NCCPI को। तो हमारी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। फंड पेज पे जाएंगे या अगर आप PSX पे जाएंगे MII ETF, तो वहां भी हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मौजूद है। उसमें आप देख सकते हैं कि महाना को कितने पैसे जा रहे हैं, NCCPI को कितने जा रहे हैं, CDC को कितने जा रहे हैं, फंड के जो ऑडिट करते हैं उसकी कितनी फीस जा रही है। तो काफी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट है महाना में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थर्ड पार्टी ऑडिट करती है, मेरे ख्याल से PwC काफी हमारे फंड्स का ऑडिट करती है, BDO भी सम फंड्स को ऑडिट करती है जो ग्लोबल नेम्स है। तो दिस इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा मुबश्शिर, थोड़े एग्जाम्पल समझते हैं। मैं महाना को 1 लाख रुपए देता हूँ, 1 साल बाद महाना फंड मैनेजर रिपोर्ट में और पोर्टल पे शो करता है 10% रिजल्ट, मतलब 1,10,000 रुपए मेरे पास हैं। उस 10,000 रुपए पे महाना कोई और फीस नहीं लेगा, राइट? Yes, that is correct. और अगर 1% महाना की मैनेजमेंट फी है, तो अगर वो महाना टर्म एक्सपेंस रेशो है, अगर महाना वो 1% टर्म एक्सपेंस रेशो नहीं डिडक्ट करता तो वो 1,11,000 होते। That is also correct. That is also correct. सही है, वो शेयर बिल्कुल समझ आ गया। एंड आई होप हमारे इन्वेस्टर्स के जो भी डाउट्स होंगे अबाउट महाना अपने ये क्या फंड्स रखता है या किस तरह महाना एज अ बिजनेस मॉडल ऑपरेट करता है, और सिर्फ महाना नहीं, दुनिया भर में कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो, कोई भी म्यूचुअल फंड हो, वो इसी तरह ऑपरेट करती है थ्रू मैनेजमेंट फी। और जो टर्म एक्सपेंस रेशो आप देखते हैं उसमें दैट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल फीस। टर्म एक्सपेंस रेशो ही जो आम बंदे को देखना चाहिए, और जो गवर्नमेंट लेवी है या मैनेजमेंट फी है वो सब कंपोनेंट्स है ऑफ एक्सपेंस रेशो। तो दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड। आई होप आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप चाहें कि हमें कुछ और कवर करना चाहिए तो प्लीज़ डू लेट अस नो डाउन इन द कमेंट्स बिलो। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।